निम्नलिखित में से कौन सी गैस, यानी कि कौन सी गैस इसमें से है जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित, यानी कि जो प्राचीन यानी कि जो आपकी पुरानी पृथ्वी थी, आदिम पृथ्वी थी, उसके वायुमंडल में कौन सी गैस इसमें से अनुपस्थित थी। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल था उसमें ऑक्सीजन जो गैस थी वह नगण्य थी, यानी कि अनुपस्थित थी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन उस समय जो है एकदम अनुपस्थित थी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मीथेन गैस, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उपस्थित थी वायुमंडल में उस समय, लेकिन ऑक्सीजन उस समय उपस्थित नहीं थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सबसे पुराना जीव इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से सबसे पुराना जीव पृथ्वी का है नील हरित शैवाल। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है नील हरित शैवाल। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आंसर भी आप देख रहे हैं, आंसर लिखा गया यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनके बारे में आपको बताना है कि कौन है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था, जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डार्विन, यानी कि डी आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था आपसे पूछा जा रहा है। तो विकासवाद का सिद्धांत जो है यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो चार्ल्स डार्विन था उसी के द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने जो है आपका विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपका जैव विकास था, यानी कि जो एवोल्यूशन की थ्योरी थी, उसको पहली बार समझाया गया था किसके द्वारा। तो लैमार्क के द्वारा। आप इसे याद कर लीजिएगा, लैमार्क ने पहली बार जैव विकास को समझाया था। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जैव विकास की बात हो रही है। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया था लैमार्क के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा लैमार्क की एक पुस्तक थी, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लैमार्क की एक पुस्तक थी जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। क्या नाम था, फिलॉसफी, आप याद कर लीजिएगा, फिलॉसफी जूलॉजिक। इसी पुस्तक के माध्यम से जो है इन्होंने जैव विकास को सर्वप्रथम बार समझाया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, लैमार्क ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विकास का जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत था, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं ह्यूगो डी व्रीज, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ह्यूगो डी व्रीज को जो है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
और यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और एक तरफ उनके प्रतिपादक दिए गए हैं, तो इनको आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, इसको आपको बताना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह किसने दिया था? तो मैंने आपको अभी बताया है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा, यानी कि आपका ए का हो जाएगा डी ब्रिज, यानी कि 4 हो जाएगा। और विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, यानी कि बी का यहाँ पे 3 हो जाएगा, बी का यहाँ पे आपका 3 हो गया। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया था बीडल और टैटम के द्वारा। तो यहाँ पे आपका सी का 1 हो जाएगा, यानी कि सी का यहाँ पे 1 हो गया, बीडल और टैटम। इसके बाद ओपेरान अवधारणा किसके प्रतिपादित की थी? तो ओपेरान अवधारणा प्रतिपादित की गई थी जैकब और मोनार्ड के द्वारा। तो यहाँ पे डी का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा? तो डी का 2 हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 4, 4 3 1 2। यहाँ पे आंसर भी आपका लिखा गया है 4 3 1 2, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज, विकास का सिद्धांत डार्विन हो जाएगा, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी गई थी आपकी बीडल और टैटम के द्वारा, और लास्ट आपका जो है ओपेरान अवधारणा यह दी गई थी किसके द्वारा? तो यह दी गई थी जैकब और मोनार्ड के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की विशाल व अन्य बिल्लियों के अब से पूछा जा रहा है कि भारत की विशाल वन्य, यहाँ पे होगा अन्य नहीं वन्य, यहाँ पे होगा वन्य, यानी कि जंगल में रहने वाली वन्य बिल्लियों के बारे में, मतलब बिल्लियों में किसके बारे में यह कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गए, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों के बारे में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो चुकी है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, और चीता इसमें से, चीता को हम वन्य बिल्लियों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो चीता को जो है हाल में भारत में विलुप्त माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीता, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चीता ऐसा विशाल वन्य बिल्ली है जिसको हाल के वर्षों में विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्कियो स्टेपरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह जो है आपकी सरीसृप और पक्षी, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है आर्कियोइटेरिप्स। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी को कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये होते क्या हैं? तो ये आपके होते हैं जुरैसिक युग के सबसे सर्वपुरातन पक्षी। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये जुरैसिक युग के सबसे सर्वपुरातन पक्षी होते हैं आर्कियो स्टेपरिक्स। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है वो है, और मैमथ जो है किसके पूर्वज हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो मैमथ जो है आपके हाथी के पूर्वज कहे जाते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, हाथी के पूर्वज कहे जाते हैं आपके मैमथ। तथा ये जो मैमथ हैं, मैमथ की जो प्रजाति है वर्तमान में विलुप्त है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, लेकिन ये पूर्वज किसके? तो ये पूर्वज आपके हैं हाथी के। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और डायनासोर मतलब किस कड़ी के थे? आपसे पूछा, डायनासोर क्या थे आपसे पूछा जा रहा है। तो डायनासोर एक प्रकार के बहुत बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे, विशालकाय सरीसृप हुआ करते थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इनको हम मेसोजोइक महाकाय, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मेसोजोइक महाकाय जो था, यानी कि मेसोजोइक जो एरा था, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मेसोजोइक जो काल था, जो एरा था, जो समय था, उस समय का, उसी समय के ये विशालकाय सरीसृप हुआ करते थे आपके डायनासोर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है मेसोजोइक सरीसृप हुआ करती थी ये डायनासोर। यह विशालकाय बहुत ही बड़े सरीसृप उस समय के हुआ करते थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एरा पूछे, समय पूछे, महाकाय पूछे, तो आपका आंसर हो जाएगा मेसोजोइक एरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
यहाँ पे पक्षी की जगह आप सरीसृप कर लीजिएगा, यहाँ पे सरीसृप होगा, पक्षी यहाँ पे गलती से लग गया है आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, मेसोजोइक सरीसृप हुआ करते थे आपके डायनासोर, सरीसृप आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित था, आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डार्विन के द्वारा जो प्राकृतिक वर्णवाद आधारित जो कॉन्सेप्ट था वह किस पर आधारित था, तो वो ओवर प्रोडक्शन पर आधारित था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंसेस पर आधारित था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित था। डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद था, यानी कि इन तीनों पर आधारित था डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद था, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर आधारित था और डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद। इसके बारे में आपको याद रखना है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंसेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आप इसे याद देखिएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है वो क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज आपसे पूछे जा रहे हैं कौन से, इसमें से 4 ऑप्शन में से आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज इसमें से है आपका क्रो-मैग्नान मानुस। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्रो-मैग्नान मानुस जो है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कहा जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रो-मैग्नान मानुस जो है वह आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रो-मैग्नान मानुस। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा वर्तमान में जो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में जो आधुनिक मनुष्य हैं उनका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। इसे आप याद कर लीजिएगा, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है वर्तमान में आपके जो आधुनिक मनुष्य हैं उनका वैज्ञानिक नाम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों में जो अंगों का लोप हो गया है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंगों का उपयोग किया जाना और अनुपयोग किए जाने से जो है संबंधित होता है सांपों में जो अंगों का लोप हो जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके कारण जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे देख रहे हैं आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है योग्यतम की उत्तरजीविता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन के द्वारा। डार्विन के द्वारा ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतिपादन किया गया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का जो है प्रतिपादन किया था आपके चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे, सॉरी बी में है ना और डार्विन, हाँ, तो बी जो है आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला बिल्कुल यह प्रश्न है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से अवशेषी अंग कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि अवशेषी अंग होते क्या हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य जो भी हैं, तो उनके जो पूर्वज हुआ करते थे, उन पूर्वजों में जो है ये जो अंग थे, अवशेषी अंग जो उस समय पहले थे वे विकसित हुआ करते थे। लेकिन उस समय के बाद ये जो अंग अवशेषी अंग हुआ करते थे वे समय के साथ उनका जो उपयोग है परिस्थितियों के अनुसार नहीं हुआ, और आगे चलकर ये जो अवशेषी अंग थे अगर इनका मतलब उपयोग नहीं हो पाता था, इसी कारण से ये धीरे धीरे चलकर आगे चलकर जो है ये जो उपयोग है, मतलब ये जो अंग थे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो इसी कारण से इनको हम अवशेषी अंग कहते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनमें जो है ये अंग पूर्ण रूप से विकसित थे, लेकिन समय के साथ ही परिस्थितियों के अनुसार इन अंगों का उपयोग नहीं हुआ, जिस कारण से ये अंग जो थे आगे चलकर निष्क्रिय हो गए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपका अवशेषी अंग कौन सा है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से अवशेषी अंग इसमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है ना।
तो इसमें से आपका जो सामने वाले चपटे दांत हैं ये अवशेषी अंग नहीं है, और बाकी तीनों निकेटिंग पर्दा, कर्ण पल्लव, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये तीनों आपके अवशेषी अंग हैं। लेकिन इसमें से आपका जो ऑप्शन डी वाला है, सामने वाले चपटे दांत, ये आपके अवशेषी अंग नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कई बार एग्जाम में प्रश्न यह पूछा गया कि अवशेषी अंग कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन डी आपका अवशेषी अंग नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक हम किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आपका आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज आपका जो टॉपिक था जैव विकास, उसको हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था और आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।